हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 4। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर नंबर 8 है। एक चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया था, तो अब उसको आप ना पढ़े तो ना ही पढ़े, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर नंबर 8 मैं करवा रही हूँ, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भारत तरह तरह की जो है पॉलिसीज लेके आता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अब क्या हुआ, जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो उसके भी कई प्रभाव रहे। तो उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो अपने अपने जो है देश है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपने अपने देश को मजबूत इकोनॉमी में मजबूत करने के लिए अब हर देश एक नई नई तरह की नीतियां अपनाता है और नई नई ग्लोबल ग्रुप्स को वो है निर्माण करता रहता, ग्लोबल ग्रुप को वो ऐड करता रहता। तो उनमें से क्या क्या है? सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20 एंड ब्रिक्स। तो अब इससे देखिए क्या होता है, नई कंपटीशन का जन्म होता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि पर्टिकुलर देश की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं और उनकी क्या कमजोरियां हैं और उनकी क्या ताकत है। इवन जॉन ऑफ कैनेडी ने भी एक बात की है कि तो जॉन ऑफ कैनेडी ने एक बात की है कि ज्योग्राफी ने हमें नेबर बनाया है, हिस्ट्री ने हमें फ्रेंड बनाया है, इकोनॉमी ने हमें पार्टनर बनाया है और इकोनॉमी ने हमें पार्टनर बनाया है, पर जो नेसेसिटी ने है हमें आपस में एक दूसरे का सहयोगी बनाया है। जब हम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं तो हमें अलग कौन कर सकता है। तो वही बात है। तो जब हमें पता चला एक दूसरे की हमारी खूबियां क्या है, कमियां क्या है, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और कई बार कंपटीशन खुद के साथ भी हो जाता है। तो ऐसे समय में हम 3 कंट्रीज लेते हैं, एक तो हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान और चाइना, या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, भले ही हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट पाथ किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो हमारे जो ये हैं, हम जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और ये चाइना, हम कहना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि एक तरह से भारत इन दोनों को साथ लेके ही चल रहा है। हाँ, इन तीनों ने एक साथ ये डेवलपमेंट पाथ शुरू किया था। तो अब ये जो हम आप लोगों को पता है, हमारा प्यारा भारत और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था और जबकि चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में। तो अब हमारे प्यारे भारत ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, कब? 1951 टू 1956। लेकिन हमारे आदरणीय पड़ोसी तो थोड़ा मतलब फन क्रिएट करना चाहिए, इससे स्टडी में इंटरेस्ट बना रहता है। तो आदरणीय पड़ोसी ने ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया 1956 में, लेकिन हमारे अनंत मित्र चाइना ने स्टार्ट किया 1953 में 53 में। तो सिंस 2018 तक आते आते जो पाकिस्तान है 12 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर चुका था 2018 से लेके 23 तक। और जो हमारा चीनी भाई है वो 2021 में से लेके 2025 तक 14th 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटेजी बना चुका है। लेकिन हाँ,
उसके बावजूद भी ये एक, हम थोड़ा पीछे जाते हैं 1980 में, इन तीनों की ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम सेम थी। ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम इनकी सेम थी। तो आइए हम अब देखते हैं कि हमारे इन तीनों देशों ने, आदरणीय देशों ने, माफ कीजिएगा थोड़ा गलत बोल गई, हमारा देश सिर्फ भारत है, ये दोनों पड़ोसी हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई और किन किन चीजों पर काम किया। तो सबसे पहले हम लेते हैं चाइना को। तो देखिए, अब आपको पता है कि 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, इस्टेब्लिश हुआ, बना, मतलब समझ जाइए आप। तो उन्होंने देखिए क्या किया, जो क्रिटिकल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, लैंड ऑन, इन सब पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया गया। परंतु जो स्थानीय निवासी थे उनको भी घरेलू उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया। तो अब उन्होंने क्या किया, कम्यून की स्थापना कर दी। कम्यून क्या कहते हैं कि समूह में जब लोग खेती करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, या टाइगर श्रॉफ हो गया, ये सब मिलकर एक ही खेत पर खेती करते हैं, तो ये कम्यून हो गया। सॉरी, समझाने के उद्देश्य करती हूँ, सामूहिक, यानी कि ग्रुप में जब एग्रीकल्चर किया जाता है सारे मिलकर, तो कम्यून होते हैं। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की स्थापना, GLF की स्थापना की गई थी 1948 में। तो उसके अंडर 26,000 जो लोग थे कम्यून थे। लेकिन क्या इससे प्रोग्रेस आई थी? नहीं। चीन और रूस की आपस में लड़ाई छिड़ गई और उसके बाद बाढ़ और सूखा, फ्लड एंड ड्रॉथ, उससे क्या हुआ कि ये जो कम्यून सिस्टम है ये धारा रह गया। लेकिन फिर भी नई नई नीतियां अपनाई गई और माओ ने ग्रेट प्रोलेटेरियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ये 1966 और 76 में स्थापित किया गया। अब इसमें क्या था, स्टूडेंट और प्रोफेसर मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों पर काम करने लगे और इससे क्या हुआ कि जो भूमि के टुकड़े थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और लोगों में बांट दिया गया और उनको खेती करने के लिए दिया गया। ध्यान रहे, खेती करने के लिए दिया गया, उनको इसका ओनर नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, खेती करने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसको लोग रख सकते थे। तो अब उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार किया, जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें सुधार किया। तो अब जो ये था, जो वहां पर जो पर्टिकुलर लोग रहते थे, मेरा कहने का मतलब जो वहां के स्थानीय निवासी थे, उनका तो अपनी भूमि पे वो था, अधिकार था। लेकिन जो भूमि गवर्नमेंट के अंडर थी तो उनको भी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का सामना करना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपस में कंपटीशन चलने लग गया था। तो अब है ना, सरकार ने ना कोई भी चीज खरीदने या बेचने के लिए दो बातें निर्धारित की। क्या कि एक तो जो एग्रीकल्चर है उसमें जो हम मार्केट में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम मार्केट में खरीदे या बेचेंगे उसकी कीमत तो सरकार तय करेगी, लेकिन जो बाकी जो वस्तुएं हैं वो बाजार कीमत पर ही बेची जाएंगी। तो इससे कंपटीशन का जनरेशन हुआ और विदेशी व्यापारियों को और विदेशी लोगों को, मतलब क्या कहते हैं, आकर्षित या इनवाइट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना की गई। तो ये पार्ट 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी कमी या कोई भी आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ध्यान रहे कि सिर्फ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही सवालों का जवाब दिया जाएगा, दूसरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।